हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, मैंने आप लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होता है। ठीक है, अब आज हम बात करने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल नए टॉपिक की, विच इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? देखिए, ये एक तरीके से एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है जो फीमेल्स की, उसमें ये साइकिल जो होती है ये कंटिन्यू रिपीट होती है। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल हो गई, किस में देखने को मिलती है? ये प्राइमेट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, प्राइमेट्स मतलब कौन कौन हो गए? आप लोगों को याद हो तो जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था इस यूनिट का, तब भी मैंने बताया था, एक तो रिप्रोडक्टिव साइकिल मैंने मेसो साइकिल पढ़ाई थी और एक मैंने इस्ट्रोस साइकिल बताई थी। तो जो प्राइमेट्स हैं, जैसे कि मंकीज़ हो गए, ठीक है, एप्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, इनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है इसको। ये हर महीने देखने को मिलती है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। ठीक है, अब जो पहला मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कब देखने को मिलता है? वो शुरू होता है एट द प्यूबर्टी। इट बिगिनस एट प्यूबर्टी। वो प्यूबर्टी पे देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया विच इज़ मिनार्क। ठीक है, ये इस पर याद रखना है आप लोगों को। जो पहला मेंस्ट्रुएशन जब देखने को मिलता है जबकि प्यूबर्टी पे, उसको बोलते हैं मिनार्क बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अब ये जो होता कि इसमें ह्यूमन्स में भी फीमेल्स में देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है। ठीक है, अब ये रिपीट होती है बिल्कुल एक रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अबाउट हर 28 से 29 दिन में। ठीक है, ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ बोल सकता हूँ मैं, पर अगर टू बी प्रिसाइज में अगर बोलूँ तो 28 टू 29 डेज पे ये रिपीट होती है। ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं, मतलब ये पूरी मैंने बोला साइकिल है, एक पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब इसमें कई इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि रिपीट होते जाएंगे। बिल्कुल एक सर्कल बनेगा कि पहला एक इवेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर वापस से पहला इवेंट। इस तरीके से एक पूरी साइकिल बनती है। ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू होती है? साइकिल ऑफ इवेंट्स होती है ये। ठीक है, इट इज़ द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, एक मेंस्ट्रुएशन से शुरू होके, ठीक है, टिल दी नेक्स्ट वन। एक से शुरू होकर वापस से फिर उसी पे आना। ठीक है ना, मतलब पूरा एक राउंड ना ये कंप्लीट करती है। इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एक तरीके से क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट्स। ठीक है ना, एंड इट इज़ द साइकिल ऑफ इवेंट्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल दी नेक्स्ट वन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब होता है ये अभी मैं बताऊंगा। मतलब आप ये देख सकते हैं ब्लीडिंग आना, जो आप जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, मेंसेस जिसको बोलते हैं, ब्लीडिंग आना। अब देखिए, एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम टोटल 4 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, अब पहला स्टेप जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है उनके हिसाब से पहला स्टेप होता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, दूसरा स्टेप आ गया उनका फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, दूसरा तीसरा उनका आ गया ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एंड चौथा फेज आ गया आपका लूटियल फेज। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है ना, अब इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो एक फिक्स टाइम है। जैसे कि लूटियल फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है, तो जैसे कि मैंने बोला 1 से 28 टू 29 डेज़। अगर मैं एक बार 28 डेज टू बी प्रिसाइज मान के चलूँ, तो जो 14th से लेके 15 से लेकर 28th डे जो होगा, ठीक है, ये 15 से लेकर 28वां जो दिन होगा, ये सारा आता है लूटियल फेज़ में। ओव्यूलेटरी फेज़ आती है 14th डे, अप्रॉक्सीमेटली मिडल। ठीक है, मिडल ऑफ द साइकिल में। मतलब अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 28 डेज़ की आपकी साइकिल है, ठीक है, तो उसमें ऊपर मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो तो आप ये मान लीजिए 4 से 5 दिन तक रहता है स्टार्टिंग के। ठीक है, 4 to 5 डेज़ ये आ गया। फिर उसके बाद 6 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज़ तक का जो क्या रहता है, ये आपकी फॉलिकुलर फेज़ रहती है। मतलब कुल मिला के ये और ये वाली ये चेंज हो सकते हैं, ये कांस्टेंट रहती है। लूटियल फेज़ होती है वो टोटल 14 डेज़ के लिए होती है। ठीक है, हमेशा जो लूटियल फेज़ होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो लूटियल फेज़ होती है वो 14 डेज़ के लिए होती है। ठीक है ना, मतलब अगर साइकिल मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 35 दिन की है सपोज, मान लीजिए कि 35 डेज़ की है आपकी ना क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब 35 डेज़ की है तो लूटियल फेज़ कितनी की होगी? वो होगी 14 डेज़ की। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पता है इस तरह से क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि फीमेल हैविंग, ठीक है, हाँ, रिपीटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, अ फीमेल हैविंग रिपीटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ऑफ 35 डेज। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो एट विच डे ओव्यूलेशन अकर्स, कौन से दिन पे ओव्यूलेशन होगा, ऐसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन हमेशा साइकिल के मिड में होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 35 को आपने मिड कर दिया। देखिए होता कैसे है, अब क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो लूटियल फेज़ है आपकी, ये होती है 14 डेज़ की,
तो मैं 35 में से 14 माइनस कर दूंगा तो 21। तो आपका ओव्यूलेशन कौन से डे पे होगा? 21st डे पे। मतलब एक पूरी 35 दिन की साइकिल पे ओव्यूलेशन कौन से डे पे हो रहा है? 21st डे पे। 21st जो डे है उस पर हो रहा है, ठीक है। अब ये जैसे कि मैंने बोल दिया 4 स्टेप होता है, मैं एक एक करके इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पर उससे पहले मैं बात बताना चाहूँगा, देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि क्या होता है, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ ये इस तरह से दिया। मतलब ये वही वाली बात है कि कई कई पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि एक बार आपको जो आगे का है, जैसे मान लीजिए कोई है ना बॉम्ब वॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है या कोई किडनैप हो रखा होता है, तो उस टाइम पे वो चीज़ पहले दिखा देते हैं मूवी के एकदम स्टार्टिंग में। या कोई भी आप वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल क्लिफ हैंगर वाली चीज़ दिखाते हैं और उसके बाद वो लोग कहानी शुरू करते हैं। तो बिल्कुल वही है कि ये जो है ये तो फाइनल जो हो गया ना, एकदम बिल्कुल फाइनल लास्ट में जो होने वाला है वो एनसीईआरटी ने पहले बताया और उसके बाद एक एक करके शुरू किया है। तो हम भी उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको अल्टीमेटली बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर्ली देखें तो सबसे पहले फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज, फिर लूटियल फेज, फिर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। वीडियो खत्म होने तक आपको खुद समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखिए अब सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखिए मेंस्ट्रुएशन होता है ये अल्टीमेटली इसका मतलब ये है, देखिए मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेंस्ट्रुएशन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि हम सारी ओव्यूलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिंग फेज या ये ल्यूटल फेज इनकी बात करें तो इसको भी मैंने एक फेज का नाम दे दिया मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, जैसे कि मैंने बताया 3 से 5 दिन के लिए होता है ये, ठीक है। ये होता है। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो का क्या मतलब हुआ, देखिए ये मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या हुआ और ये कैसे हुआ। तो ऐसा होता है, आप लोग को याद हो जब मैंने आप लोग को यूट्रस पढ़ाया था तब मैंने बोला 3 लेयर्स थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। उसमें से मैंने आप लोग को बोला था जो आप लोग की जो एंडोमेट्रियम है, जो आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, या एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है। वो ब्रेक हो जाती है किसकी, यूट्रस की, जैसे मैंने बताया था एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें इससे की वजह से क्या होता है, जो भी उसकी ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक हो जाती है। ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड होगा, तो वो कैसे वो लिक्विड फॉर्म ले लेगी अपना, भाई ऑब्वियस ही बात है, पूरी की पूरी लाइनिंग ब्रेक हो गई, ब्लड वेसल्स लीक हो गई, अल्टीमेटली क्या हो रहा है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और ये क्या आती है, कम यूट्रस फॉर्म्स लिक्विड, है ना, ये जो होता है ये पूरी ब्रेक डाउन हो जाएगी लिक्विड के फॉर्म में। इट कम्स आउट थ्रू वजाइना, वजाइना से बाहर आता है। मतलब एक तरीके से ब्लड का लॉस होता है, इसमें ब्लड का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो वजाइना के थ्रू बाहर आता है, समझ में आया। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। क्या बोला मैंने, मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर होता है मतलब जो है वो ब्लड जो है वो बाहर निकलता है वजाइना के थ्रू। क्यों ब्लड क्यों निकलता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है ना। अब ये क्यों होती है, ये अब मैंने बताया ना, अब ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है, मतलब अल्टीमेटली उन्होंने क्लाइमेक्स पहले बता दिया। अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम आगे के स्टेप्स में पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर, ये हो गया, ठीक है। अब एक लाइन एनसीईआरटी बोलती है और वो इंपॉर्टेंट भी है कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो तभी होगा, कैन अकर ओनली इफ़। अब हमने आप लोग को याद होगा ओव्यूलेशन मैंने बताया था आप लोग को लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बोला था कि ओवम जो रिलीज़ होता है वो कैसा, वो या तो फर्टिलाइज होगा। तो अगर ओवम, इफ़ द रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, इफ़ द रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अभी कुछ आप लोग को चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, कुछ लग रही होगी क्या है, तो पर जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे समझ में आता जाएगा, तो ध्यान से देखते रहिए। देखिए मेंस्ट्रुएशन मैंने क्या बोला कब होगा, अगर जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। मतलब क्या, अगर मान लीजिए ओवम फर्टिलाइज हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो ये चीज़ें कभी भी नहीं होगी, ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये चीज़ नहीं होगी। तो इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, मतलब ये साइकिल नहीं हो रही, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इट मे, मैंने कंफर्म नहीं बोला है, शायद ऐसा हो सकता है कि इट मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इट कैन बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। आई बात समझ में, अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। तो प्रेग्नेंट कैसे, क्योंकि वो ओवम फर्टिलाइज हो गया, क्योंकि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन होता ही होता, ठीक है। लेकिन ये मैंने बोला मे, तो और भी क्या रीज़न हो सकते हैं, है ना। अगर मान लो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मान लो मेंस्ट्रुएशन नहीं होने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, फीमेल को मान लो कोई ज़्यादा स्ट्रेस है, या उसकी हेल्थ पुअर है, ठीक है ना, हेल्थ पुअर है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा। पर ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर प्रेग्नेंट होगी तो वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब मैं बात करूँगा ऑफिशियल जो फर्स्ट होती है, ठीक है ना, दैट इज़ फॉलिक्यूलर फेस, ठीक है। अब क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मेस्ट्रुअल फेज के बाद आती है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो मेस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब इस फेज में क्या होता है, इन दिस फेज, अब यहाँ से चीज़ें समझेंगे हम। इन दिस फेज क्या होता है, देखिए हमने आप लोग को याद हो तो कल हमने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करवाई थी हमने। सबसे हम पहले मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगी,
ठीक है। हमने और क्या बनाए थे, अल्टीमेटली सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर उसके बाद फाइनली मैंने क्या बनाया था, ग्राफियन फॉलिकल बनाया था। याद है आप लोगों को, ग्राफियन फॉलिकल में क्या था हमारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था या ओवम जिसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगी और क्या बन जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, जो कि बिल्कुल फुल्ली मैच्योर होती है। और साथ साथ क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो होता है, जो एंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का, ठीक है, वो भी ग्रो करता है, प्रोलिफरेट करता है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस यहाँ पे रीजनरेट करता है, क्योंकि इस स्टेप के बाद बता रहा हूँ ना मैं एक तरीके से। तो आप ये मान के चलिए, यहाँ पे मैंने बोलता है एंडोमेट्रियम पूरी तरह से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वापस से रीजनरेट करता है एंड प्रोलिफरेशन करता है। प्रोलिफरेट करता है मतलब ग्रोथ करता है एंड प्रोलिफरेट। एंडोमेट्रियम भी रीजनरेट करता है और प्रोलिफरेट। तो फॉलिकुलर फेज, नाम से समझ में आ रहा होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है और एंडोमेट्रियम भी रीजनरेट कर रहा है और वापस से प्रोलिफरेट हो रहा है। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, मतलब ये ग्रो कर रही है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये प्राइमरी फॉलिकल फिर आगे जाके ग्रो कर रही है, तो ये सब कैसे है, और ये एंडोमेट्रियम भी कैसे रीजनरेट कर जाएगा, खुद से तो नहीं करेगा ना, तो कुछ इसको चीज़ें चाहिए होती है। जो चेंजेस आ रहे हैं किस किस में आ रहे हैं चेंजेस, देखिए ये चेंज तो किस में आ रहा है, ओवरी में, तो चेंजेस आ रहे हैं ओवरी में, और ये चेंजेस आ रहे हैं यूट्रस में। तो चेंजेस जो आ रहे हैं ओवरी और यूट्रस में, ये जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, तो दीज आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स। ऑब्वियसली बात है, हॉर्मोन्स मैंने बोलता हूँ रिप्रोडक्टिव फेज में हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हॉर्मोन्स के अंदर कुछ चेंज होते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस ओवरी और यूट्रस में देखने को मिलते हैं। हॉर्मोन्स भी कहाँ के, हॉर्मोन्स ऑफ, एक तो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, आप लोगों ने लास्ट ईयर हार्मोन का चैप्टर पढ़ा होगा, एक तो पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स आते हैं एक, और ओवरी भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो, एंड ओवरियन हार्मोन्स, इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अब देखिए कैसे चेंजेस आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एलएच एंड एफएसएच, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, एलएच का भी और एफएसएच का भी। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो गोनेडोट्रोपिन्स की जो सीक्रेशंस होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये इंक्रीज हो जाती है किस दौरान, ड्यूरिंग दी फॉलिक्यूलर फेज़। ये जिस फेज़ में की मैं बात कर रहा हूँ फॉलिक्यूलर फेज़ की, इस फेज़ में क्या होता है, इनकी सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती है, गोनेडोट्रोपिन्स की जो सिक्रीशंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली फॉलिक्यूलर का तो डेवलपमेंट होगा। इससे क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलर का डेवलपमेंट, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको दिख भी रहा है। प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गए, तो फॉलिकल्स का आपको अल्टीमेटली डेवलपमेंट दिख रहा है। इसके साथ और क्या दिख रहा है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हेल्प करता है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी अल्टीमेटली बढ़ जाता है। ठीक है, ये आ गया गोनेडोट्रोपिन्स वगैरह का रोल आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये आगे फॉलिकुलर फेज। अब इसमें क्या होता है, अब एक्चुअली होता क्या है कि अब एलएच और एफएसएच जो होते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं फॉलिकल फेज में, और वो अपना पीक अटेन कर लेते हैं, मतलब एकदम मैक्सिमम इंक्रीज हो जाते हैं, अटेन करते हैं पीक। कब, पीक लेवल इन दी मिडल ऑफ साइकिल, मिडल ऑफ दी साइकिल, जो साइकिल की जो पूरा मिड है उसमें वो एकदम पीक लेवल पे आ जाएंगे, मतलब कि एकदम मैक्सिमम लेवल पे आ जाएंगे। और मिडल ऑफ द साइकिल में अगर एक, हमें क्या मान रहा हूँ, टोटल अपन 28 डे की साइकिल मान रहे हैं, ठीक है, 28 डेज़ की एक आइडियल साइकिल मान के चल रहे हैं, तो मिडल ऑफ द साइकिल क्या आ गई, 14 डेज़। अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊँ कि 14 डेज़ की करना अपनी ल्यूटियल फेज होती है, तो उसके हिसाब से भी आएगा 14 डेज़। ठीक है, तो मिडल आ गया, इस पर ये क्या आएगा, पीक पे आ जाएंगे, मतलब एलएच और एफएसएच अपने मैक्सिमम पे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, अब अगर ऐसे इससे क्या होता है, इतना ज़्यादा सिक्रीशन होता है, एफएसएच का लेवल भी इंक्रीज़ होता है और एलएच का भी होता है, पर एलएच का जो लेवल इंक्रीज़ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा होता है कि जो 14th डे पे होता है, एलएच का लेवल एकदम मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम लेवल हो जाता है एलएच का 14th डे पे, उसको हमने क्या बोल दिया, एलएच सर्ज बोल दिया। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली रप्चर हो जाता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स। आप लोग को याद है ओवम निकलता है तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स, और क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम। ओवम क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था कल, ओव्यूलेशन। तो ये कौन सी फेज़ आ गई आपकी, ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ बोल सकता हूँ मैं इसको, ओव्यूलेशन हो गई। ये कौन सा, करीबन 14th डे पे आपको देखने को मिलती है। मैंने अभी जो पढ़ाया था उसके हिसाब से देखिए, ये 14th डे पे आपको ओव्यूलेटरी फेज़ देखने को मिल रही है। आया समझ में, सबसे पहले फॉलिकल्स डेवलप हुए है ना, आपके हार्मोन्स का लेवल बहुत बड़ा, इतना बढ़ गया, एलएस का ज़्यादा बड़ा एफएसएच से, एलएस का सर्ज आया, ठीक है, एकदम मैक्सिमम हो गया। इससे क्या हुआ, रप्चर हो गई ग्राफियन फॉलिकल्स, अल्टीमेटली ओवम रिलीज हो गया। अब ओवम रिलीज हो गया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया, अब ओव्यूलेटरी फेज़ के बाद कौन सी फेज़ आती है, तो अब इसके बाद देखो, अगर मैं बताऊँ आपको, इसके बाद आती है दिस इज़ फॉलोड बाय, जो लास्ट स्टेज हमारी होती है, दिस इज़ फॉलोड बाय लास्ट फेज, दैट इज़
लूटियल फेज, जो फोर्थ फेज थी ना लूटियल फेज, अब वो आती है। अब इस लूटियल फेज में क्या होता है, देखिए लूटियल फेज में होता क्या है, मैंने ये बता दिया आपको कि लूटियल फेज आती है। अब इसमें क्या होता है, जो भी अब आपका रिमेनिंग पार्ट बचा ग्राफियन फॉलिकल्स का, रिमेनिंग पार्ट बचा ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, देखिए मैंने क्या बोला, रप्चर कर दी थी ओव्यूलेटरी फेज में, मैंने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दिया था और ओवम निकाल दिया था। अब वो रप्चर होने के बाद जो भी उसका बचा कुचा जो भी पार्ट बचा ग्राफियन फॉलिकल का, जितना भी पार्ट बच रहा है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स और ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉर्पस लूटियम, ठीक है। अभी क्यों बताता हूँ मैंने क्या बोला, जो भी लूटियल फेस के अंदर क्या होता है, जो भी बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस लूटियम होता है ये क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रेट करता है ये, लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। अभी तक हमने याद कीजिए ईस्ट्रोजन की बात की थी, LH FSH की बात की, प्रोजेस्ट्रॉन की इतनी बात नहीं की थी क्योंकि वो इतना नहीं बढ़ रहा था अभी तक। पर लूटियल फेज में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्यों बढ़ता है इसी फेज में, क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है दैट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अभी एंडोमेट्रियम एज इट इज़ सही सलामत है, अभी एंडोमेट्रियम को कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हुआ था, ठीक है। अब ये एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम मतलब क्या, मतलब ये कि मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने बोला, हमने यहाँ पे क्या देखिए ओव्यूलेशन में ओवम निकल गई, अब मान लीजिए कि ओवम फर्टिलाइज हो गया, ओवम फर्टिलाइज हो गया तो वो कहीं तो फिर वो जो जाइगोट है उसको इम्प्लांट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ये बढ़ाता है, कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है। ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, क्यों, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, इट इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। जो जाइगोट होता है वो कहाँ इम्प्लांट होगा, वो एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन के लिए ये नेसेसरी होता है ऑफ दी फर्टिलाइज्ड ओवम। जो भी आपका जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ इम्प्लांट होगा, वो इम्प्लांट होता है इस एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ये आपको पता है कि जो भी जाइगोट बनता है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। यूट्रस में कहाँ, एंडोमेट्रियम में। और उसको मेंटेन कौन करके रखता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल। और प्रोजेस्ट्रॉन कौन सीक्रेट करता है, कॉर्पस लूटियम। तो ऐसे एक पूरी चेन रिएक्शन चल रही है ये कि कॉर्पस लूटियम बना रहा है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो भी हुआ, ठीक है, उसको इम्प्लांटेशन करना है, प्लस जो अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी और भी तो कुछ इवेंट्स होते हैं कि डेवलपमेंट वगैरह होते हैं, उन सब के लिए आपको क्या चाहिए, एंडोमेट्रियम चाहिए। तो एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई, तो अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो ये जो जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा फिर, ना कोई मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगी, ना कोई फॉलिकुलर फेज, क्योंकि अब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई ना, तो अब ओवम रिलीज़ नहीं होगा, ना ही कोई मेंस्ट्रुएशन वगैरह कुछ होगा। फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो सारे जितने भी इवेंट्स हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। एंड नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो तब केस है अगर मान लो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब अगर मान लो नहीं हुई तो ये तो आ गया एक केस, ठीक है। तो ए केस मैंने बोल दिया जब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब बी केस अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए है ना, अगर इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं कभी, ठीक है ना, इस केस में मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तब क्या होगा, तो अब ये अच्छी खासी आपकी कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी, पर अब इसका कोई रोल ही नहीं है, ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों सीक्रेट करेगा भाई, प्रोजेस्टेरॉन तो तब सीक्रेट करता है ना कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता तो आपको एंडोमेट्रियम चाहिए थी। अब एंडोमेट्रियम का भी कोई रोल नहीं है, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डी जनरेट कर जाएगा। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये डी जनरेट कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट कर जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम भी एनर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, मतलब कि एंडोमेट्रियम भी गया। देख रहे हो, अब एंडोमेट्रियम जा रहा है। अल्टीमेटली अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने शुरुआत की थी मेंस्ट्रुएशन की, अपन ने क्या बोलता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एंडोमेट्रियम का, हो रहा है यहाँ, मतलब ये फाइनल स्टेप था जो आपको मैंने सबसे पहले बताया, मतलब क्लाइमैक्स मैंने सबसे पहले बता दिया था। अब क्लाइमैक्स आ रहा है, बस धीरे धीरे पिक्चर खत्म होने वाली है। देखो क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम हो गया डीजनरेट, तो एंडोमेट्रियम भी डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली फाइनली इससे होगा, इट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, इससे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि अब एंडोमेट्रियम निकल जाएगा, पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो ब्लड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकल जाएगा, ब्लीडिंग हो गई।
और मैस्टुरेशन हो गया एंड मार्किंग अ न्यू साइकिल, और एक नई साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए मान लीजिए अब ये मैंने लास्ट स्टेप था, अब यहाँ ये फर्स्ट स्टेप आ गया, तो अब यहाँ से वापस से ये फॉलिकुलर फेज शुरू होगी, एक नई साइकिल शुरू हो रही है, रिपीट जैसे मैंने बोला ना हर महीने शुरू होती है, तो फिर वापस से फॉलिकुलर फेज बनेगी, वापस से फिर ये हार्मोन्स के लेवल बढ़ेंगे, वापस से फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर लूटियल फेज, हर महीने ऐसा होता है ना। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती और ये सारे इवेंट्स रुक जाते हैं, और अगर हो जाती है, मान लो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, तब तो ये सारे इवेंट रुक जाएंगे, ठीक है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। और अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू चलेगा, और ऐसे हर तरफ से ऐसे नई साइकिल आती रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारी पूरी की पूरी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बता दी, 4 स्टेज मैंने बताई। आप लोगों को सबसे पहली स्टेज मेंस्ट्रुएशन ही याद करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वही बोली है, ठीक है। पर मैंने आपको बता दिया कि वो क्लाइमैक्स है, तो क्लाइमैक्स लास्ट में भी बताया मैंने और पहले भी बता दिया, ठीक है। अब ह्यूमन्स में देखिए, अब ह्यूमन्स में मैं एक बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कब सीज़ होती है, बंद हो जाती है, ठीक है। उसको वो करीबन 50 ईयर्स ऑफ एज, जो फीमेल्स जब 50 साल के आसपास की जब हो जाती है तो उनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है कम्प्लीटली, फिर ये कोई इवेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, मतलब पॉज हो जाता है ना बिल्कुल, ये बिल्कुल। अब मिनार्क बोला था मैंने, बोला था जब शुरू होती थी उसको मैंने क्या नाम दिया था, मिनार्क नाम दिया था, मिनार्च बोला था जब शुरू होती थी प्यूबर्टी पे, जब ख़त्म हो रही है तब मेनोपॉज बोलते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है फीमेल्स का वो किसके किसके बीच में होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो मिनार्क से लेकर मीनोपॉज तक का होता है ना। ये तो आ गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड, बस इतना ही होता है, ठीक है, फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव पीरियड। इसी के टाइम पर ओवरी का निकलती है और इसी के टाइम पे ओव्यूलेशन और प्रेग्नेंट फर्टिलाइजेशन सब कुछ होता है। तो करीबन इस एज या आप मोर और लेस 50 या 60 साल मान लीजिए, इसके बाद जो है कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब ये ना, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि ये जो साइकिल चलती है हर महीने, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होती है, ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हर महीने, ठीक है, दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ, ये इंडिकेटर है ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ऑब्वियसली बात है कि एक फीमेल की अगर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल मैंने बोला तो उसके लिए नॉर्मली साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होते रहना चाहिए। तो ये, और ये कहाँ से, मिनार से मीनोपॉज तक होती है। अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ मान लो 40 दिन की है किसी की, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है 40 डेज़ की है, तो मैं पूछ रहा हूँ ओव्यूलेशन कब होगा, तो 40 में से 14 को मैं माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 26 डे पे ओव्यूलेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो लूटियल फेज़ है ये होती है 14 डेज़ की और ये फिक्स होती है, बाकी सारी चेंज हो सकती है पर ये हमेशा फिक्स होती है। इससे जस्ट पहले ही तो होता है ओव्यूलेशन, मतलब आप देखिए ओव्यूलेशन 14th डे पे हो रहा है, तो 15 डे से मैंने लूटियल फेज शुरू कर दी, तो बस इसलिए ये जो है ये न्यूमेरिकल कभी MCQs वगैरह हम पूछ लेते हैं किसी अच्छे एग्जाम में, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी ने ग्राफ्स दे रखे हैं, तो देखिए मैं आपको ग्राफ समझा दूँ, ये हार्मोन्स के, ठीक है। यहाँ एक तो हो गए ओवरी के हार्मोन्स और एक आ गए पिट्यूटरी के हार्मोन्स। पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स थे, LH एंड FSH, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, क्या सबसे पहले क्या थी, ये देखिए ये आ गई मान लो मेंस्ट्रुएशन फेज़ मान लीजिए, उसके बाद आ गई फॉलिकुलर फेज़, फिर आ गई ओव्यूलेशन हो गया ये बीच में, और ये आ गई लूटियल फेज़। इस तरह से 4 फेज़ आ गई, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी से और देख लीजिएगा डायग्राम, मैं एक बार आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब LH की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा अगर LH की, तो मैंने क्या बोला, LH का आता है सर्ज 14th डे पे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से मैंने LH शुरू किया, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये लेवल ये एकदम, ये देखिए ओव्यूलेशन, ये देखो ये 14th डे पे जाके ये बिल्कुल इंक्रीज़ हो गया और फिर उसके बाद ये कम होता चले जाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये FSH है, ठीक है, अब ये भी बढ़ता है, पर ये देखिए LH से थोड़ा सा कम बढ़ता है, देख रहे हैं, तो ये आ गया अल्टीमेटली ऐसे, तो ये आ गया आपका FSH, ये आ गया LH, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है, ये देखिए ये आ गया LH का सर्ज, 14th डे पे आपको LH का सर्ज देखने को मिल गया, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बन गया, ग्राफ पूछ लेते हैं ऐसे नॉर्मली, ठीक है। तो ये सर्ज जिसका बन रहा है 14th डे पे, है ना, बड़ा, उसको LH बोलेंगे, उससे छोटा FSH आ गया। अब ओवरियन हार्मोन्स में कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। यहाँ पे फिर वही मेंस्ट्रुएशनल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और लूटियल फेज, ठीक है, ये आ गई बीच वाली फेज आ गई। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रोजेस्टेरोन की, तो देखिए प्रोजेस्टेरोन देखिए नॉर्मली आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये आपको कम ही देखने को मिल रहा है, पूरा यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था, ओव्यूलेशन तक भी कम था। उसके बाद मैंने बोला प्रोजेस्टेरोन लूटियल फेज में बढ़ता है, तो ये देखिए ये जो लूटियल फेज थी यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा लेवल में बढ़ा इसका और फिर वापस से कम हो गया। अगर मैं ईस्ट्रोजन की मैं बात करूँ तो देखिए ये थोड़ा 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 बढ़ता है और ये देखिए एक बार यहाँ पे इसका पीक आएगा, मैंने बोला थोड़ा सा ये फिर बढ़ता है कंटिन्यू, ये इस फेज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, फिर ये वापस से थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। तो ईस्ट्रोजन तो कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब ईस्ट्रोजन देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि मैंने बोला था फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है, देखिए
फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ा था, तो ये देखिए इंक्रीज़ हो गया, फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया और फिर अल्टीमेटली डिक्रीज़ हो जाता है इस तरीके से। अब आप लोग एक बार एनसीईआरटी का वो डायग्राम देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, उसमें वो ग्राफ ढंग से बने हैं, उसमें आप लोग देखिएगा, अब आप लोग को समझ में आ जाएंगे सारे ग्राफ्स, और ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है।